हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हम अभी पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल इंडक्टर्स ऑफ वेरिएशन। आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। आज इसमें कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर ले। कल हम लोगों ने मेंडल लॉ तक पढ़ा था। मेंडल लॉ क्या दिया, मेंडल ने क्या क्या दिया, पूरा तो नहीं पढ़ पाए थे, बट हाँ इतना पढ़ लिया था कि मेंडल ने दिया क्या। मेंडल का जो लॉ था हमने उसको देखा था। ठीक है, उसके बाद आज हम देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ाई करना है। हाँ, और देखिए, तो हमने कल मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रखा था। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, दो तरीका के क्रॉस होते हैं इसके अंदर। तो कल हमने बस ये कर रखा था कि मेंडल ने F1 जनरेशन और F2 जनरेशन, एक बार F1 जनरेशन किया, टॉल टॉल आया था, फिर F2 जनरेशन किया, उसको इन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया था। तो इन्होंने दो टॉल, थ्री टॉल एंड वन डॉफ, मतलब अर्थात 3:1 की रेशियो में आया। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम देखना चाह रहे, तो हमें सबसे पहले तो हम देखते हैं आज क्रॉस किसको कहते हैं, है ना, कि क्रॉस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉस। सबसे पहले जो होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पेरेंट जो होते हैं टॉल एंड ऑफ होते हैं। मोनो हाइब्रिड मतलब एक, हम जो करेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं, जो करेक्टर्स ले रहे हैं, हम सिर्फ एक ले रहे हैं, वो है स्टेम हाइट, जिसमें टॉल एंड ऑफ आ गया। उसको अगर हम उस तरीका का क्रॉस करते हैं, जब हम इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे, तो जो हमें प्रोजेनी मिलेगा, जिस जिस क्रॉस के तहत प्रोजेनी मिला, जिस क्रॉस के थ्रू प्रोजेनी मिला, उस क्रॉस को हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे दो टू टाइप्स ऑफ क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या है बच्चों की, डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस आते हैं। ठीक है, दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पे आपने यहाँ सॉरी, यहाँ पे टेस्ट क्रॉस दिया हुआ है। तो इसी तरीका का टेस्ट, सॉरी, ऊपर में टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस के भी, और नीचे मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम देखेंगे कहाँ दिया हुआ है। छोड़ो, इसमें अभी ध्यान नहीं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, तुम समझो कि दो मोनो हाइब्रिड, सॉरी टेस्ट क्रॉस, सॉरी यार, डाई हाइब्रिड क्रॉस आप ऐसा समझो, सॉरी इसके लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस आप ऐसा समझो कि इसमें दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को हम जब क्रॉस करवाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, कि आपने क्या रखा, स्टेम हाइट, और हमने रखा जो सीड का शेप है उसको। स्टेम हाइट था टॉल एंड ऑफ, और सीड का शेप है राउंड और व्रिंकल। तो जब हम ऐसे करके रखते हैं, तो ये हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ऊपर में हमने कल पढ़ रखा था कि 7 करेक्टर्स लिए थे हमने, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे, देखिए ये था 7 करेक्टर्स जिसका मेंडल का था। तो हमने यहाँ पे क्या रखा, स्टेम हाइट, टॉल एंड ऑफ, और फ्लावर, मानो कि फ्लावर का कलर हमने रखा वायलेट और वाइट। तो अगर हम ये दोनों को, टॉल एंड ऑफ एंड वायलेट एंड वाइट, अगर हम ये दो इसका करवाते हैं, मैं आपको लिख के दिखा दूँ, देखो, अगर हम टी टी इंटू स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है, और एक साथ हम उसके बाद हम क्या ले रहे हैं, उसके बाद अगर मानो कि हमने क्या रखा, वायलेट और वाइट, मानो कि हमने वायलेट को रखा डब्लू, ये मानो वाइट हो गया, और एक ऐसा ले लो स्मॉल डब्लू, ये स्मॉल डब्लू। तो अगर हम इनका क्रॉस करवाते हैं, इन चारों का, ये चार आप दिख रहे हो, ए 1 करेक्टर, 2 करेक्टर, 3 करेक्टर, 4 करेक्टर। अगर हम, ये हो गया आपका, देखो ये जो टी टी आप देख रहे हो, ये इतना, ये हो गया आपका वन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये हो गया वन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन अगर हमने ये दोनों मोनो हाइब्रिड क्रॉस को क्रॉस करवाया एक दूसरे से, तो जो क्रॉस बनते हैं वो क्या बनते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस बनते हैं, समझे। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ क्या क्या है कि आपने टॉल और डॉफ को क्रॉस करवाया, ठीक है, हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। या फिर आपने वायलेट वाइट को करवाया, एक्सेल टर्मिनल को करवाया, इन्फ्लेटेड कॉन्स्टेक्ट को करवाया, ग्रीन येलो को करवाया, राउंड व्रिंकल को करवाया, येलो ग्रीन को करवाया। अगर आप सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक्स के साथ दो कॉन्ट्रास्टिंग क्रैक, मतलब जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, एक करेक्टर्स के साथ, एक करेक्टर देखो, स्टेम हाइट करेक्टर के साथ दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, अगर आपने ऐसा करवाया तो उसे हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन अगर आपने दो करेक्टर्स के साथ दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट करवा दिए, तो उसमें क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, समझे। तो इनहेरिटेंस ऑफ जीन, तो यही इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन हमने पढ़ रखा था। वो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के अंदर एक क्रॉसेस आ रहे थे। अब यहाँ पे हमने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के अंदर कौन सा आ रहा था, सिर्फ मोनो हाइब्रिड क्रॉस आता है। अब हम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को हटा करके जब हम दो जीन पे देख रहे होते हैं, एक, मानो कि आप किसी भी तरीके स्टेम हाइट ले लो,
पॉड कलर ले लो, पॉड शेप ले लो, राउंड ये सीड शेप ले लो, सीड कलर ले लो, इस पे अगर हम काम करवाते, दो को मिलकर काम करवाते तो होता है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो ये समझ में आया कि मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पे देखो एक बहुत 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 अच्छा है भाई कि समझो थोड़ा सा कि अब हमने इस पे काम किया था, तो यहाँ पे देखो बड़ा अच्छा बात लिखा था कि मेंडल सेल पॉलिनेटेड ऑफ F2 प्लांट एंड फाउंड दैट द डॉफ F2 प्लांट कंटिन्यू टू जनरेट डॉफ प्लांट इन F3 एंड F4 जनरेशन। अगर मेंडल ने सेल पॉलिनेटेड किया F2 प्लांट को, F2 हमने उस टाइम उसमें हमने क्या किया, F2 में हमने क्या क्या दिया था उस टाइम, याद है आपको? वो F2 में हमने लिया था ये, यार थोड़े राइटिंग का दिक्कत होता है यार लिखने का, उसके लिए देखते हैं, थोड़ा अभी टाइम लगेगा, उसके बाद कुछ देखा जाएगा। देखो F2 में क्या क्या था, जो F2 जनरेशन आ रहा था उसमें क्या आ रहा था, टैप कैपिटल टी टॉल 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 और एक डॉफ, मतलब 3 टॉल 1 डॉफ। ठीक है, लेकिन अगर हम इनको साथ में, जब इनको इन सबको अगर हमने इन्हें साथ में, फिर जब इन्होंने सेल पॉलिनेट करवाया F2 प्लांट को, तो इन्होंने पाया कि F2 प्लांट कंटिन्यू क्या कर रहा है, डॉफ F2 प्लांट, जो डॉफ F2 प्लांट कंटिन्यू जनरेट डॉफ प्लांट। मतलब कि देखो इन सबको एक साथ अगर इनका इनका करवाया, इनका इनका करवाया, इनका इनका करवाया, तो सबका अलग अलग, लेकिन जब डॉफ और टॉल को करवा रहे हो तो हमेशा क्या जनरेट मिल रहा है, डॉफ प्लांटेड इन F3 एंड F4 जनरेशन। ही कंक्लूडेड दैट द जीनोटाइप ऑफ द डॉफ वाज होमोजेनियस homozygous TT. What do you think? From the preceding paragraph, it is clear that through the genotype ratio can be calculated using mathematical probability by simple looking the phenotype. भाई कुछ नहीं फालतू को बकैती है, तुम इतना समझ लो यार कि देखो जब इन्होंने ऐसा करवाया तो है क्या है, मैथमेटिकल टर्म में, ये इन्होंने मैथमेटिकल टर्म में बना रखा है इसका एक फार्मूला। ये दूर दूर तक यार तुमसे कोई नहीं पूछता भाई, दूर दूर तक कभी भी नहीं पूछा जाता। अगर गलती से कभी कोई एलियन वेलियन का टेस्ट दोगे, आकाश वकाश का टेस्ट दोगे, तो ऐसा कुछ ये मिल सकता है ना, तो नीट के अंदर ही तो ये पूछा ही नहीं जाता, ये फालतू यहाँ पे इतना फालतू है। अपन अभी रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन के लिए बात देखते हैं। ठीक है, तो वहां पे मत जाओ। अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखो हम मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अभी टेस्ट क्रॉस का इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्रॉस में क्या बोलता है कि टेस्ट क्रॉस क्या है कि मेंडल क्रॉस ऑल द टॉल प्लांटेड फ्रॉम F2 विद द डॉप प्लांट, दिस इज कॉल्ड द टेस्ट क्रॉस। इन टिपिकल टेस्ट क्रॉस ऑर्गेनिज्म शोइंग अ डोमिनेंट फेनोटाइप। टेस्ट क्रॉस किसको बोलते हैं कि एक डोमिनेंट फेनोटाइप है, ठीक है, उसका हम क्रॉस किससे करवा रहे हैं, एक रिसेसिव पेरेंट से। इंस्टीड ऑफ, देखो क्या था कि रिसेसिव पेरेंट को हमने, भाई हमने देखो एक मिनट बात सुन, हमने क्या कर रखा था कि ए आया, ये आया, N2, ये आया और ये आया। आपने क्या किया, ये डोमिनेंट आपका हो गया, ठीक है, इसमें आपने क्या देखा, इसमें आप देख रहे हो कि रिसेसिव आ गया। तो इसका इसका सेल्फ क्रॉसिंग ना करवा के हमने क्या किया कि जो भी एक यहाँ पे मेंडल क्रॉस टेस्ट क्रॉस में क्या क्या आ गया कि डोमिनेंट फेनोटाइप जो है, ठीक है, और क्रॉस किसके साथ हमने करवा रहे, रिसेसिव पेरेंट के साथ। अगर हम रिसेसिव पेरेंट को सेल्फ क्रॉसिंग ना करवा करके अगर हमने डोमिनेंट फेनोटाइप के साथ अगर इसका हम करवा दिए, तो उस चीज को हम कौन सा क्रॉस बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। आप यहाँ पे नीचे एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा है कि फिगर 4.2, यहाँ पे देखो 4.5 शो द रिजल्ट ऑफ टिपिकल टेस्ट क्रॉस वेयर वायलेट कलर फ्लावर इज W एंड इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट फ्लावर। जो वायलेट कलर का फ्लावर उसको किससे डोमिनेट करे, W से, और डोमिनेट है उससे। अगर हमने पन्नेट स्क्वायर बना के देखा, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये फिगर देखो, ये फिगर समझो, ये व्हाइट है, व्हाइट का स्मॉल स्मॉल W आ रहा है, इसमें स्मॉल आ रहा है। इन्होंने होमोजोगस रिसेसिव है, इसमें देखो इसमें डोमिनेंट फेनोटाइप आ गया, ठीक है, डोमिनेंट फेनोटाइप में वायलेट है, कैपिटल W हमने पन्नेट स्क्वायर बनाया। पन्नेट स्क्वायर जब मिलकर हमने बनाया तो अब देखो यहाँ से क्या हुआ, इनका रिएक्शन इनके साथ करवाया गया, एक बार फिर इनका इनके साथ करवाया गया, फिर एक बार इनका इनके साथ करवाया गया, फिर एक बार इनका इनके साथ करवाया गया। तो अगर इनका हमने इनके साथ करवाया तो ये बना, इनका इसके साथ ये हुआ, इसका इसके साथ ये हुआ, इसका इसके साथ ये हुआ। तो जब आपने देखा कि जब एक रिसेसिव एक डोमिनेंट के साथ, मतलब कि इसके साथ काम की, तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने टेस्ट क्रॉस करवा रखा है, डायग्राम हमने टेस्ट क्रॉस किसका किसका करवाया, यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव, और यहाँ पे है डोमिनेंट फेनोटाइप जीनोटाइप अननोन। यहाँ पे इंटरप्रेशन अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट। आप यहाँ पे देखो कि जितने भी फ्लावर थे सारे के सारे क्या आ रहे हैं, वायलेट आ रहे हैं, जिसमें क्या है, इसमें ये क्या है, ये दोनों डोमिनेंट नेचर का है, इसमें फेनोटाइप है, इसमें रिसेसिव है। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे रिसेसिव है, यहाँ पे भी दोनों डोमिनेंट है, बट यहाँ पे देखो कि ये जो डोमिनेंट है, ये W जो आपका एक आ रहा है डोमिनेंट, एक रिसेसिव ट्रेट आ रहा है,
ठीक है। तो अगर इसमें के साथ आप करवाओ तो इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें व्हाइट पाया जाएगा, सेम चीज भाई, ये भी वायलेट है कि नहीं, और ये भी क्या है, ये वाइट है, ठीक है। लेकिन जब हमने वायलेट और वाइट को करवाया, जब एक वायलेट वायलेट जो रिसेसिव ट्रेट का था, और एक जो होमोजाइगस जो वाइट जो है वो भी रिसेसिव ट्रेट का था, जब हमने उसके साथ करवाया तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि हाफ ऑफ फ्लावर और वायलेट एंड हाफ ऑफ फ्लावर और वाइट। लेकिन अगर हमने वही वायलेट जो आपका डोमिनेंट नेचर का है और वाइट जो आपका रिसेसिव नेचर का है, जब हमने उसके साथ करवाया तो हमें क्या मिला, सारे के सारे फ्लावर क्या मिले, वायलेट मिले, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो क्या देख रहे हो कि यहाँ पे कि अननोन, इसमें जितने भी अननोन फ्लावर जो भी आ रहे हैं सारे क्या आ रहे हैं, होमोजाइगस आ रहे हैं, होमोजाइगस नहीं आ रहा है, इसमें कोई ट्रेट चेंज नहीं हो रहा, सब जो वायलेट है वायलेट आ रहा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है कि अननोन फ्लावर इज हेट्रोजियस, और अननोन फ्लावर इसमें क्या है, हेट्रोजियस आ जा रहा है, अलग अलग आ जा रहा है, ये दोनों अलग हो गए, ये दोनों भी अलग आ गए, मतलब इन ये इनसे अलग है, ये इनसे अलग है, तो जो आ रहे हैं क्या आ रहा है, हेट्रोजियस। तो जब टेस्ट क्रॉस हमने करवा के देखा, तो टेस्ट क्रॉस हमने करवाया तो हमने देखा कि टेस्ट क्रॉस के अंदर चीजें बदलती है जब आप रिसेसिव और डोमिनेंट के आप करते हो। यहाँ पे देखो लिखा है कि बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल प्रपोज टू जनरल रूल ऑफ कंसोलिडेटेड हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। Today, these rules are called principle of inheritance and the first law is the law of dominance. अब जब हमने ये चीज करवा के देखा तो हमने देखा कि टेस्ट क्रॉस जब हम करवाते हैं एक डोमिनेंट का और एक होमोजाइगस रिसेसिव का और एक आप डोमिनेंट फेनोटाइप का करवाते हो, तो जब अगर आप ऐसा करवा के देखते हो तो एक तरफ अगर आपने डोमिनेंट लिया, एक तरफ अगर आप रिसेसिव लेते हो तो उसका कुछ और आता है रिजल्ट, और एक तरफ अगर डोमिनेंट और दूसरी तरफ दोनों तरफ अगर रिसेसिव रिसेसिव ट्रीट लेते हो और अगर उसका करवाते हो तो उसका रिजल्ट कुछ और आता है कि नहीं। तो इसके बेसिस पे मेंडल ने जो ला दिया और जो है उसमें प्रिंसिपल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें दो ला दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस और फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में आप देखो यहाँ पे चीजें, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय द डिस्क्रीट यूनिट दैट इज कॉल्ड द फैक्टर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि टेस्ट क्रॉस के अंदर देख लिया आपने चीजें बहुत अच्छे से, टेस्ट क्रॉस में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, टेस्ट क्रॉस को आसान था, टेस्ट क्रॉस आराम से है। तो अगर आप इस पे देखोगे तो आप यहाँ पे पा रहे हो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस आ रहा है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट दैट इज कॉल्ड फैक्टर। लॉ ऑफ डोमिनेंस, हम इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक सबसे पहला इसका पॉइंट क्या है कि कैरेक्टर जो आ रहा है, जो भी कैरेक्टर आएगा कंट्रोल किसके बाय होगा, डिस्क्रीट यूनिट से। एक यूनिट होगा जिसके थ्रू एक कोई भी कैरेक्टर को हम कंट्रोल कर सकेंगे, और उस कैरेक्टर को हम क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। फैक्टर हमेशा किस में अक्कर होगा, पेयर के अंदर। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेंट अनदर इज रिसेसिव। और बोल रहे हैं कि इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर। अब यहाँ पे बहुत अच्छी सोचो सोचो, देखो ये चीज थोड़ा सा आप समझ नहीं पा रहे हो। देखो यहाँ पे जो फैक्टर है, मतलब मानो ये टी और ये टी, ये जो आप देख रहे हो ये क्या आ रहा है, डोमिनेंट का आ रहा है, ये भी एक फैक्टर है जो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, टॉल टॉल, और एक ये भी एक फैक्टर है कि नहीं, ये भी टॉल है कि नहीं। लेकिन आप देखो यहाँ पे कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट दैट इज कॉल्ड फैक्टर, ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर। फैक्टर हमेशा कहाँ कर हो रहा है, पेयर के अंदर। लेकिन इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, अगर पेयर दो डिसिमिलर हो गया, ये पेयर अलग ये पेयर अलग है, तो उसमें क्या होता है कि द पेयर डोमिनेंट, एक कौन सा पेयर है, डोमिनेंट पेयर है, एंड द अदर इज रिसेसिव, जो एक होता है डोमिनेंट एक होता है रिसेसिव। तो आप ये देखो, द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन parental character in a monohybrid cross in the F1 and expression in both of the F2. It also explain the proportion of 3:1 in obtained into F2. अब देखो कि जब आपने ये वाला देखो, इसमें बोला कि द लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन क्या कर रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें भी देखो आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम करवा रहे हैं, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए होता है ऑलमोस्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए होता है, और उसमें क्या होता है कि जो पेरेंट का जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो F1 के अंदर आता है, और पेरेंट का जो डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर है वो F2 जनरेशन के अंदर आता है। मैंने तब भी आपको बताया था, देखो इसका इसका करवाओगे और इसका इसका इसके साथ करवाओ, और फिर इसका इसके साथ करवाओ और इसका इसके साथ करवाओ, तो आपको क्या मिलेगा, देखो आप क्या क्या मिलेगा। अगर आप इसके इसके साथ करवाओगे तो आपको कुछ नहीं, हमेशा एक ही मिलेगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, टी टी मिल गया, एक का यहाँ पे टी मिला, एक का यहाँ पे ये मिला,
मिला। तो आपने देखा कि अगर हमने F1 जनरेशन का ये हुआ, अगर हम इस बात को अगर हम इस बात को F2 जनरेशन पे पहुंचते हैं, तो अगर हम इसको F2 जनरेशन में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3:1 ऑब्टेन्ड एट द F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन के अंदर क्या मिलेगा, 3:1। आप एक चीज देखो, ये टॉल है, ये टॉल है। यहाँ पे एक हमने गलती, सॉरी गलती क्या होगा, यहाँ पे ये ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। ये आपका आया कि जब हमने इसको टॉल और डॉफ को करवाया तो हमें ये मिलेगा, कैपिटल टीज के साथ, कैपिटल टीज के साथ, कैपिटल टीज के साथ, कैपिटल टीज के साथ। लेकिन अगर हम इसका सेल्फिंग करवाएंगे, एक दूसरे को शेल्फ जब हम करवाएंगे F2 जनरेशन के अंदर, जब इसको हम एक दूसरे के साथ ही करवाएंगे, तो हमें क्या रेशियो मिल रहा है, 3:1। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में आप क्या देखोगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम बोलते हैं कि जो फैक्टर है वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कैरेक्टर्स को। ये फैक्टर हो गया, क्या कंट्रोल कर रहा है, कैरेक्टर्स को। देखो अगर डबल टी कैपिटल हो गया तो टॉल हो गया, अगर स्मॉल टी हो गया तो डॉफ हो गया। तो ये कंट्रोल कर रहा है कैरेक्टर। कैरेक्टर का हमेशा, सॉरी फैक्टर, फैक्टर हमेशा किस में कर होते हैं, पेयर के अंदर, ठीक है। लेकिन बोल रहे कि अगर डी सिमिलर फैक्टर हो, मतलब अगर डी सिमिलर फैक्टर हो, एक सिमिलर नहीं है, ये दोनों डी सिमिलर है, टॉल एक डॉफ है, तो अगर अलग अलग हो तो एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। तो अगर हमने इसके साथ अगर ये F2 जनरेशन करवाएंगे इन दोनों के साथ, तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा, F1 जनरेशन में हमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस अगर हम करवाते हैं तो हमें F1 जनरेशन में क्या मिलने वाला है, F1 जनरेशन हमें हमेशा डोमिनेंट नेचर मिलेगा। लेकिन अगर हम F2 जनरेशन करवाएंगे तो हमें डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों मिलेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस यही बोला, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉर F2 जनरेशन, नॉट फॉर F1 जनरेशन, ठीक है। अब है लॉ ऑफ सिग्रेशन। This law is based on the fact that the alleles do not show any blending and both the characters are recovered as such in the F2 generation through one of these not seen in F1 generation. Though the parent contains two alleles during gamete formation and the factor of alleles of a pair segregated from each other such that a gamete receive only one of the two factor. Of course, a homozygous parent produce all gametes that are similar with heterozygous one product, two kind of gametes having each only equal proportion. Law of segregation ये बोलता है, segregation मतलब होता है अलग अलग। तो लॉ ऑफ सिग्रेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस दोनों किसके लिए हैं, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस ऑफ जीन के लिए है, ठीक है, मेंडल का प्रिंसिपल का, उसके लिए है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने क्या देखा कि F2 जनरेशन के अंदर क्या हो रहा है, डोमिनेंट फैक्टर और रिसेसिव फैक्टर दोनों आ रहे हैं, और सॉरी हाँ, रिसेसिव फैक्टर डोमिनेंट फैक्टर दोनों आ रहा है। अब लॉ ऑफ सिग्रेशन ये बोलता है कि आपने जब दोनों के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो रिएक्शन करवाने में F1 जो जनरेशन है उसके अंदर एक भी तरीका का ब्लेंडिंग शो नहीं होता। देखो क्या बोला कि दिस लॉ क्या बोल रहा है, डोंट शो एनी ब्लेंडिंग, किसमें, F1 जनरेशन में, बट द बोथ कैरेक्टर रिकवर्ड इन F2 जनरेशन, जो कि और दोनों कैरेक्टर फिर रिकवर किस में जाते हैं, F2 जनरेशन के अंदर। तो सिग्रेशन मतलब अलग अलग। जब हम F1 जनरेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉर F1 जनरेशन, सॉरी मैंने पहले आपको गलती बोल दिया था, लॉ ऑफ, यार क्या होता है ना कि चीजें थोड़ी कभी कभी दिमाग से निकल स्लिप हो जाती है, आप बोलना क्या होता है निकल गया होता है, सॉरी। लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉर F1 जनरेशन बट लॉ ऑफ सिग्रेशन फॉर F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में क्या आ रहा है, F1 जनरेशन के अंदर सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहा है, बट वही ब्लेंडिंग नहीं हो रहा है, एक भी तरीका का ब्लेंडिंग नहीं हो रहा है F2 जनरेशन के अंदर, सॉरी F1 जनरेशन के अंदर। वही अगर F2 जनरेशन के अंदर हम देखते हैं तो ब्लेंडिंग हो रहा है। आप जैसे इसका ही एग्जाम्पल देखो, अगर आप इसका इसका करवाओगे तो ब्लेंडिंग नजर आएगा, लेकिन अगर आप इसका इसका करवाओगे तो किसी भी तरीका का ब्लेंडिंग नजर नहीं आएगा। तो लॉ ऑफ सिग्रेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आ गया। चलिए, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस किसके लिए था, फॉर F1, और लॉ ऑफ सिग्रेशन किसके लिए था, F2 जनरेशन के लिए। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ऐसा होता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो ना होकर के कोई और भी कैरेक्टर उसके साथ आ जाए। देखो डोमिनेंट कैरेक्टर तो आना ही आना है, जब डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ हम अगर किसी भी इसको जब हम क्रॉस करवाएंगे तो डोमिनेंट कैरेक्टर तो आएगा ही भाई। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर ये होता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर भी आ रहा है, साथ साथ जितना डोमिनेंट कैरेक्टर आना चाहिए था वो ना करके इसमें ब्लेंडिंग इसके कैरेक्टर के अंदर ही हो जा रहे हैं, इसके एलीज ही ब्लेंड हो जा रहे हैं। एग्जाम मतलब क्या कि जो टॉल है, टॉल डॉफ तो आ ही रहा है, अगर हमने टॉल डॉफ के अलावा भी कोई दूसरा कैरेक्टर इसके अंदर आ जाता है तो इस ऐसे कैरेक्टर को, ऐसे जिसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आप यहाँ पे देखो कि व्हेन एक्सपेरिमेंट ऑन पी वर रिपीटेड यूजिंग अदर ट्रेट्स इन अदर प्लांट, इट वाज फाउंड दैट द समटाइम द F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parent was between in the two। यहाँ तो समझ ये अलग बात है। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर को क्या बोला जा रहा है, स्नैपड्रैगन और एंथ्रीनियम स्पेसियम is a good example to understand incomplete dominance। incomplete dominance समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है,
डॉग फ्लावर इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, जो रेड फ्लावर का अगर हम क्रॉस करवाते हैं, जो रेड फ्लावर को किससे डोमिनेट कर रहे हैं, कैपिटल आर से, एंड द ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर को हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल आर। जब हम इन दोनों का एक बार एक साथ जब हम इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, ऑल पिंक। जब F1 जनरेशन के अंदर हमें क्या मिल रहा है, जितने भी आ रहे हैं सारे के सारे पिंक आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां तक देखो, तो वेन एन F1 वॉज सेल्फ पॉलिनेटेड, लेकिन जब हमने F1 को सेल्फ पॉलिनेट किया, जब हमें जो F1 आया जो सारे पिंक आ रहे हैं, जब हम उसको सेल्फ पॉलिनेट करते हैं तो क्या हो रहा है, F1 को जब हमने सेल्फ पॉलिनेट किया तो रिजल्ट जो F2 आ रहे हैं वो किसके रेशियो में आ रहे हैं, 1 कैपिटल आर, मतलब एक पहला एक डबल आर आ रहा है, और दूसरा दो पिंक आ रहे हैं, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर। और इसमें सबसे बड़ी बात, और तीसरा देखो आप क्या आ रहा है, व्हाइट, मतलब ब्लेंडिंग तो शो, देखो F1 जनरेशन, देखो यहाँ पर बहुत अच्छा सोचो, ब्लेंडिंग, इसमें तो ब्लेंडिंग शो कर दिया, ठीक है। और रेड व्हाइट को अगर हमने किया तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर देखो कि जब हमने रेड को व्हाइट के साथ किया तो यार रेड या व्हाइट आना चाहिए था, है कि नहीं, रेड या व्हाइट आता तो ब्लेंडिंग नहीं समझते, लेकिन यहाँ पिंक आ गया, ये तो ब्लेंडिंग शो किया ही किया F1 जनरेशन के अंदर भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। उसी के साथ साथ F1 जनरेशन को अगर हमने सेल्फ करते हैं, हम सेल्फ उसके साथ करते हैं, तो हमें जो F2 जनरेशन के अंदर भी एक ब्लेंडिंग और शो करता है, वो क्या आता है, व्हाइट। तो यहाँ पे देखो कि हियर द जीनोटाइप रेशियो वर एग्जैक्टली we would accept in Mendelian monohybrid cross, but the phenotype ratio had changed at the 3:1 dominant। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा बात बोल रहा है कि जो मेंडल को हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर करवा के देखा था जो F2 जनरेशन, तो उसमें जो फेनोट जो हाँ बट द यहाँ पे बोल रहे कि द जीनोटाइप रेशियो है, जीनोटाइप रेशियो क्या है, जीनोटाइप रेशियो यही है कि 1:1 वहां भी आया था। अब यार जब हमने यहाँ पे किया था, देखो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, आप देखो यहाँ पे, देखो जब आप बहुत अच्छा से, जब आप इसका यानी एकदम ऊपर आ जाओ, ही जब आप देखिए पहुंच गए तो वहां पहुंचते हैं। हाँ बस हाँ, देखिए फिनोटाइप जेनोटाइप रेशियो 1:1 किसके अंदर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम देख रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर 1:1। और वही अगर हमने यहाँ पे भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर अगर हम यहाँ पे देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर, तो फिनोटाइप रेशियो क्या है, 1:1, बट जीनोटाइप रेशियो उसमें क्या था, 3:1 था उसका, जीनोटाइप क्या था, 3:1 था डोमिनेंट। और यहाँ पे जो जीनोटाइप रेशियो आ रहा है कितना आ रहा है, 1:1, मतलब जो सॉरी जो फिनोटाइप रेशियो 1:1, जीनोटाइप रेशियो भी 1:1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे वहां पे था 3:1 डोमिनेंट में फिनोटाइप, और जीनोटाइप क्या थी, जीनोटाइप था 3:1, फिनोटाइप क्या था 1:1, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर फिनोटाइप भी हो रहा है 1:1 और जीनोटाइप भी क्या हो रहा है 1:1। व्हाट हैपेंड, तो क्या हुआ, R was not completely dominant over a small r कंप्लीट डोमिनेट कर ही नहीं पाया भाई। यहाँ पे अगर R कंप्लीट डोमिनेट कर पाता तो ये भी पिंक होते, ना कि व्हाइट होता, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एक व्हाइट आ गया। इसका मतलब एक्सप्लेनेशन द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, व्हाट द एग्जैक्टली डोमिनेंस इज, व्हाई आर सम एलाइज डोमिनेंट एंड सम एलाइज आर रिसेसिव। टू टैकल दिस क्वेश्चन वी मस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज। एवरी जीन एज यू नो बाय नाउ कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। आपको पता होगा जो जीन है, तो जो जीन के अंदर क्या होता है, किसी भी एक तरीका का पर्टिकुलर ट्रेट एक्सप्रेस करता है, इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस करता है, वो एक इंफॉर्मेशन देता है जिसके थ्रू पर्टिकुलर ट्रेट, अलग अलग ट्रेट नजर आता है, अलग अलग कैरेक्टर नजर आता है। इन द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपी ऑफ ईच जीन एज अ पेयर ऑफ एलाइज। नाउ दीज 2 एलाइज need not always be identical as in heterozygote. One of them may be different due to some changes it has undergone which modify the information that particular allies contains। एलाई जो कंटेन्स हो रहा है उसमें हेट्रोजाइगोट भी आ रहा है, होमोजाइगोट भी आ रहा है, हेट्रोजाइगोट होमोजाइगोट सारी चीज आ रहा है उसमें। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसके अंदर होता है, इसके अंदर। लिस्ट आर द एग्जांपल, इसमें अलग बात है, छोड़ो उसको, छोड़ दो आप एग्जांपल को मारो गोली। आप बस ये बताओ कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसके अंदर हमने देखा, स्नैपड्रैगन के अंदर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है कि F1 जनरेशन जो ब्लेंडिंग शो कर ही रहा है वो तो अलग बात है, F2 जनरेशन के अंदर भी ब्लेंडिंग शो हो रहा है। इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर जो कंप्लीट डोमिनेंस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसमें का क्या रेशियो है, 1:1, फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो 3:1। तो यहाँ पे देखो आप उसको आप गोली मारो यार, वो अलग था, उसमें हमें पढ़ना ही नहीं है, वो आएगा ही भी नहीं, ठीक है। तो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल है स्नैपड्रैगन, ठीक है। देखो यार नीट एग्जाम पास में हम ये पूरा बुक तो रीड नहीं करवा सकते, ठीक है।
लेकिन हाँ रिवीजन तो अपन लोग करेंगे, तो रिवीजन में आपका हुआ गया। अब देखो आप यहाँ पे कोडोमिनेंस क्या बोलता है, कोडोमिनेंस टिल नाउ वी आर डिस्कसिंग क्रॉसेस where the if one resemble either of the two parent or in between incomplete dominance। अब यहाँ पे हमने देख रहा है कि एक डोमिनेंस और एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बट इन केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट ए एंड बी इज अ गुड एग्जांपल। जो कोडोमिनेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है वो क्या होता है कि देखो हमने सबसे पहले डोमिनेंस देखा, उसमें देख रहा है कि टू पेरेंट्स जो आ रहे हैं F1 जनरेशन के अंदर आ रहे हैं, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर हमने देखा कि जो F2 जनरेशन हम पे आ रहा है उसके अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ रहा है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ रहा है F2 जनरेशन F1 जनरेशन दोनों के अंदर, दो हमने डोमिनेंस, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा। अब जो हम एक और लॉ देखने जा रहे हैं को डोमिनेंस। जो को डोमिनेंस होता है सबसे अच्छा इसको एग्जांपल है डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल डिटरमाइन एबीओ इन ह्यूमन बीइंग। एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल बाय द जीन आई, और जो को डोमिनेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल है क्या है, आई। इसके अंदर ये कि तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि डोमिनेंट नेचर किसका है, हर कोई डोमिनेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो ये अलग है। तो कोडोमिनेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किसके जीन, कौन सा जीन कंट्रोल करता है, आई। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल है बस सुगर पॉलीमर दैट प्रोट्यूड। देखो यार जो रेड ब्लड सेल होता है आरबीसी के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में सुगर पॉलीमर होता है जिसके ऊपर ये जीन लगे होते हैं, सर्वे वो जो जीन होते हैं कंट्रोल कर रहे हैं इनके सबको। तो जो अगर ए मतलब कि ब्लड जो आपका ए है, आप यहाँ टेबल देखो, टेबल देखो जी, टेबल देखो। जो आपका अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसका जो जीन होगा क्या होगा, आई ए होगा। अगर बी ब्लड ग्रुप है उसका जीन क्या होगा, आई बी होगा। अगर ओ ब्लड ग्रुप है उसका जीन क्या होगा, स्मॉल आई होगा। ठीक है, इसमें तीन करेक्टर आ रहा है, कोडोमिनेंस के अंदर तीन करेक्टर आ रहा है, आप देखो यहाँ पे। तो आप अगर यहाँ पे देखो कि आपने अगर एक पेरेंट जिसका एलाइली क्या है, सॉरी मतलब जिसका जीन क्या है ए वन, अगर हम इन्हें किए तो इनका जो ऑफ स्प्रिंग आ रहा है वो ए आ रहा है। अगर एक पेरेंट बी ब्लड ग्रुप के हो गए और ए बी ब्लड ग्रुप अगर इनके साथ मिलेगा तो इनका ब्लड ग्रुप क्या मिलेगा, ए बी। अगर एक पेरेंट ए हो और दूसरा पेरेंट ओ ब्लड ग्रुप का के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, ए ब्लड ग्रुप। अगर पहला पेरेंट ए बी हो दूसरा पेरेंट भी ए हो तो दोनों को मिलेंगे तो क्या बनेगा, ए बी। दूसरा पेरेंट बी बी, दोनों पेरेंट बी बी तो बी बनेगा। अगर बी और ओ है तो बी बनेगा, और लेकिन अगर ओ और ओ है तो ओ बनेगा। आप यहाँ पे देखो को डोमिनेंस क्या हो रहा है कि एक डोमिनेंस का अस्तित्व भी खत्म हो जा रहा है। जब ए था तो आ रहा है, ए भी आ रहा है तो ए भी आ रहा है, ए आ रहा है तो ए आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ओ भी आ रहा है ना, ओ का डोमिनेंस ही खत्म ही हो जा रहा है। ओ ए के साथ जाते के साथ खत्म हो जा रहा है, कुछ भी नहीं, वो अलग, उसका कैरेक्टर ही अलग हो जा रहा है। बी अगर ओ के साथ है उसका कैरेक्टर ही अलग हो जा रहा है। लेकिन अगर ओ और ओ आ रहा है तो उसका कैरेक्टर अपना ओ लेके आ रहा है। तो जो ऐसे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, को डोमिनेंस। ठीक है, तो को डोमिनेंस आपका ये हो गया। ठीक, तो यार देखो काफी बड़ा चैप्टर है प्रिंसिपल इनहेरिटेंस। हम आधा आधा घंटा की वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, हाफ एन आवर। तो आप देखो इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर आपको समझ में ना आए हो तो प्लीज़ पूछो, बताओ। और आगे हम देखते रहेंगे, कल भी हम अपलोड करेंगे। तो हो सकता है कि हम जो क्या बोलते हैं जेनेटिक्स थोड़ा टाइम ज़्यादा ले ले, बाकी हम चैप्टर को खींच देंगे बहुत स्पीड। टेंशन नहीं लेना है, रिवीजन करते रहना है। और जिसको जो भी क्वेश्चन राइज हो रहा है अपना आराम से आप पूछ सकते हो, देख लो। एनसीईआरटी पढ़ो यार, एनसीईआरटी सबसे अच्छा है नीट के लिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन देगा नहीं। तो बाकी के लिए थैंक यू। थोड़ा चैनल वैनल ग्रो करवा यार, लाइक सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है, चलो।